आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रोबेबिलिटी के पार्टीशन ऑफ स्पेस के बारे में पढ़ेंगे। पार्टीशन ऑफ अ सैंपल स्पेस, किसी प्रतिदर्श समष्टि का विभाजन क्या है? ए सेट ऑफ इवेंट्स E1, E2, E3, En। हमारे पास इवेंट E1, E2, E3, En इस सब का एक सेट है। is said to represent a partition of the sample space S। इन घटनाओं का जो समुच्चय है वो किसी सैंपल स्पेस S का पार्टीशन कहलाता है यदि इन तीन शर्तों का, तीन कंडीशंस का पालन करें। पहला कंडीशन ये है कि ये जो जितने भी इवेंट हैं उनका हम यदि इंटरसेक्शन लेते हैं पेयर वाइज डिसजॉइंट होना चाहिए, मतलब फाई आना चाहिए। जैसे E1 का E2 के साथ लेते हैं तो E1 इंटरसेक्शन E2 फाई होना चाहिए। E2 का E3 के साथ लेते हैं तो फाई होना चाहिए। इवेंट को आपको अलग अलग लेना है। जैसे कि यहाँ पे E1 लेते हैं तो अगला E2 लेंगे, यदि हम E2 लेते हैं तो अगला E3 लेंगे। इसको कहते हैं पेयर वाइज डिसजॉइंट, असंयुक्त होना चाहिए। तो दूसरा कंडीशन है हमारा कि जितने भी इवेंट यहां पर दिए गए हैं E1, E2, E3 सबका यदि हम यूनियन निकालते हैं तो वापस वो सैंपल स्पेस के बराबर होना चाहिए। मतलब E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन En इज इक्वल टू S। और तीसरी चीज ये है कि जितनी भी घटनाएं हैं उनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो जीरो नहीं होनी चाहिए, जीरो से बड़ी होनी चाहिए। तो इन तीन कंडीशनों का यदि पालन होता है तब हम कहते हैं कि इन घटनाओं का जो सेट है वही क्या है, सैंपल स्पेस S का पार्टीशन है। इसको हम एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। जैसे किसी सैंपल स्पेस से घटना E लेते हैं और उसका पूरक E डैश लेते हैं तो E और E डैश ये हमेशा फाई होता है। आप डेफिनेशन से पढ़े हैं कि कोई समुच्चय A है और उसका कॉम्प्लीमेंट A डैश है तो दोनों का इंटरसेक्शन हमेशा फाई होता है। तो ये देखिए पहला कंडीशन पूरा हुआ, ये वाला। सेकेंड है यदि हम इन दोनों का यूनियन निकालते हैं, E और E डैश का यूनियन निकालते हैं तो हमेशा वो बड़ा वाला समुच्चय प्राप्त होता था उस समय U। तो यहां पर सैंपल स्पेस S प्राप्त होगा। और ये जो इवेंट PE है नेचुरली यहां पर दिखाई दे रहा है वो ग्रेटर देन 0 है। तो ये क्या कहलाएगा, पार्टीशन ऑफ अ सैंपल स्पेस कहलाएगा। लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, संपूर्ण प्रायिकता का नियम। इसकी पहले परिभाषा पढ़ लेते हैं हम लोग कि आखिर संपूर्ण प्रायिकता का नियम क्या है। लेट set E1, E2, E3 up to En be a partition of the sample space। यहां पर जो समुच्चय दिया हुआ है, सेट दिया हुआ है, किसका सेट, घटनाओं का समुच्चय, इवेंट्स का सेट। E1, E2, E3, En ये सब इवेंट है। इस इवेंट का क्या दिया हुआ है, सेट दिया हुआ है। तो ये जो घटनाओं का समुच्चय है वो पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस S है। किसी प्रतिदर्श समष्टि, किसी सैंपल स्पेस S का ये पार्टीशन है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है, ये सैंपल स्पेस S है और ये जो E1, E2, E3, E4, En ये सब इसका पार्टीशन है। अब एक घटना हम लोग A लेते हैं। A इज इक्वल टू क्या है, एनी इवेंट एसोसिएटेड विथ S। S से जुड़ा हुआ कोई एक इवेंट A लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, A क्या है, S से एसोसिएटेड एक इवेंट है। तो जो लॉ है, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी है, उसके अनुसार ये जो घटना A आप लिए हैं जो कि S से संबद्ध है, एसोसिएटेड है, उसकी प्रायिकता क्या होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A निकालना है तो कैसे निकालेंगे आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, यहाँ पे देखिए E1
और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई वन, ठीक, यहाँ ए बाई ई वन, इसको आगे बढ़ाते जाइए, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू और इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई टू। अब E2 के बाद आगे E3 आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E3, ऐसा करते करते प्रोबेबिलिटी ऑफ En इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई En। तो इस तरह से हम वो जो घटना A है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। इस पूरे को लंबे चौड़े ना लिख करके आप ऐसा समेशन के रूप में, सिग्मा के रूप में भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर 1 E1 E2 E3 ऐसा करते करते En तक हम जाते हैं, तो J का मान 1 से लेकर के N तक है, और यहाँ पे P E J लिखेंगे और P A अपॉन E J लिखेंगे। यदि यहाँ पर हम J का मान 1 रखते हैं तो P E1 इंटू P A अपॉन E1 ये प्राप्त होगा। यदि 2 रखते हैं तो P E2 इंटू P A अपॉन E2 ये प्राप्त होगा। तो चाहे आप ये लिखें चाहे आप ये लिखें, तो यह है हमारा संपूर्ण प्रायिकता का नियम। बेज थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। यहां पर बेज थ्योरम में होता क्या है, लेट E1 E2 E3 अप टू En आर पेयर वाइज डिसजॉइंट। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो घटना E1 E2 E3 En ये सब दिया हुआ है वो पेयर वाइज डिसजॉइंट है। मतलब एक दूसरे से यदि हम इसका इंटरसेक्शन निकालते हैं तो हमेशा फाई आना चाहिए। जैसे E1 का E2 से इंटरसेक्शन फाई, E2 का E3 से इंटरसेक्शन फाई, ये होना चाहिए। दूसरी चीज, ये जो E1 E2 E3 En है सबका यदि हम यूनियन निकालते हैं तो सैंपल स्पेस S के बराबर होना चाहिए। हमारे पास एक इवेंट A है, ये कैसा इवेंट है, ये इसकी प्रोबेबिलिटी यदि हम ज्ञात करते हैं तो वो नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी वाला इवेंट है। तो अब हम एक प्रायिकता निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI अपॉन A। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो EI है, यहां पर जो I है वो 1 से लेकर के N तक है। मतलब EI का मतलब यही E1 है, यही E2 है, यही E3 है, यही En है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है हमको, E1 E2 E3 E4 E5 En की प्रोबेबिलिटी निकालना है। कब? जब ये घटना पहले से घट चुकी है। बटा के नीचे जो दिया हुआ है ये इवेंट A, ये घटना पहले से घट चुकी है, तो हमको ये बटा के ऊपर वाले की प्रायिकता निकालनी है। तो ऐसे में बेस थ्योरम क्या कहता है कि PEI अपॉन A इज इक्वल टू PEI, देखिए PEI इंटू PA अपॉन EI। यहां पर I का मान 1 से लेकर के N तक है, और अपॉन में क्या लिखना है, लाइन से आप लिखते जाएंगे, PE1 तो ये PA अपॉन E1, P प्लस PE2 तो PA अपॉन E2 प्लस PE3 तो इंटू PA अपॉन 3। ऐसा करते करते PEN इंटू PA अपॉन EN। ठीक है, तो ये हमारा बेस थ्योरम है। तो बेस थ्योरम कब लागू होता है? जब ये हो, ठीक है, किसी सैंपल स्पेस पे जो पार्टीशन इसके पहले हम बताए हैं उसका नियम यदि यहाँ पर लागू होता है तो हम बेस थ्योरम से प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं।